हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो जो है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। और आपका चैप्टर होगा ध्वनि और सब्जेक्ट है आपका फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस के ध्वनि यानी साउंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैं छोटे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि बहुत जल्द आपका एक सप्ताह के अंदर ही बहुत सारे स्कूलों में आपका फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, नहीं तो 10 दिन के अंदर में तो सभी स्कूलों में शुरू हो ही जाएगा। तो क्लास 9 के यदि आप स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं, तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आ चुका हूँ। यदि आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किसी भी क्लास का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्या ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है? तो देखिए आंसर, हाँ, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात माने होता है कि कोई माध्यम न हो। शून्य में क्या ध्वनि गमन कर सकती है? तो नहीं बोला जाएगा। जहाँ पे ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम होना जरूरी है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो। ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में हो सकता है? तो देखिए ध्वनि जो होता है ठोस, द्रव्यों, गैस, तीनों माध्यमों में ध्वनि का गमन हो सकता है। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जल्द से जल्द पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हमेशा वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा। क्या मनुष्य परश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो नहीं, मनुष्य परश्रव्य ध्वनि नहीं सुन सकता है। मनुष्य के लिए श्रव्य पराश कितना होता है? तो मनुष्य के लिए श्रव्य पराश 20 से 2000 CS होता है। यानी इसके बीच में अगर ध्वनि का साउंड रहेगा तो मनुष्य सुन पाएगा। क्या ध्वनि के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है? तो हाँ, ध्वनि के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो किसी परावर्तन तल से टकराकर ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है, यानी जिसे हम लोग इको बोलते हैं। जैसे देखिएगा, आप किसी घर में जाकर चिल्लाइएगा तो उसमें से डबल आवाज़ आने लगता है, आप ही का आवाज़, इको। ओके। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल और ध्वनि श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल और ध्वनि श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का तारत्व और ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में क्या संबंध है? तो ध्वनि का तारत्व और ध्वनि स्रोत की आवृत्ति के सीधा समानुपाती होती है। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? तो ध्वनि तरंग को यांत्रिक कार्य करके कंपन के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंग ये कहते हैं। तरंग कितने प्रकार की होती है? उनके नाम बताओ। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ? तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो किसी माध्यम के कंपित कणों की माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या 2 क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं? तो हाँ, तरंग लंबाई कहते हैं इसे। क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? हाँ, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। किसी तरंग की चाल किन 2 राशियों पर निर्भर करती है? तो किसी माध्यम में तरंग की चाल माध्यम की प्रकृति एवं उसके घनत्व पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गया हुआ है, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वहाँ उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन सकता है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा अनुदैर्ध्य उसकी चाल से की प्रकार संबंधित है, यानी किस प्रकार संबंधित है यह?
तो तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो ये देख लीजिए, आवर्तकाल बराबर आवृत्ति होता है, यानी T बराबर 1/n। क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है? हाँ, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो लोहे में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है? तो ध्वनि की तीव्रता उसकी प्रबलता एवं तारत्व को निर्धारित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि सितार तथा कार का हॉर्न में से किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो सितार से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो सामान्य मानव कर्ण के लिए श्रव्यता का परास 20 से लेकर 20,000 तक है। दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का परास लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक। ओके, ये परासभ्य ध्वनि के बारे में दिया है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रतिध्वनि तो मैंने अभी बताया ना कि जब हम लोग बोलते हैं फिर हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से, माने जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं उसके कम होने से। ध्वनि की बहुल परावर्तक के उपयोग के कोई 2 उदाहरण लिखे। तो स्टेथोस्कोप एवं मर्मस्रावी गैलरी में ध्वनि में बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो ध्वनि का आवर्तकाल होगा 1/500 सेकेंड। ओके, अर्थात 0.005 सेकेंड होगा। एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो ध्वनि के तरंग की आवृत्ति 0.01 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज होगा। क्या निर्वात में ध्वनि का गमन संभव है? नहीं, निर्वात में ध्वनि का गमन संभव नहीं है, पहले भी आ चुका है। किस अवस्था में कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कोई वस्तु कंपनशील अवस्था में ध्वनि उत्पन्न करती है। ठोस अथवा द्रव किस माध्यम से ध्वनि तेज चलती है? तो द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि तेज चलती है। ध्वनि का आवृत्ति की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो ध्वनि का आवृत्ति की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक है। 20,000। परश्रव्य ध्वनि क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को परश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 0 डिग्री C पर शुष्क वायु में ध्वनि का वेग क्या है? तो शुष्क वायु में इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। प्रतिध्वनि या ध्वनि के परावर्तन का एक व्यवहारिक उपयोग लिखे। तो प्रतिध्वनि या ध्वनि के परिवर्तन की सहायता से समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से स्रोत की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। एक उपकरण का नाम बताए जो ध्वनि परावर्तन का उपयोग करता है। तो उसका नाम है हाइड्रोफोन। की क्रिया में ध्वनि परावर्तन का उपयोग होता है। श्रुति निर्बद्ध क्या है? तो किसी ध्वनि को सुनने के पश्चात इसका असर मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि की इस अनुभूति को श्रुति निर्बद्ध कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति की एसआई पद्धति में इकाई हर्ट्ज होती है। एसआई पद्धति में ध्वनि के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में ध्वनि के तरंग दैर्ध्य की इकाई मीटर है। ध्वनि का कौन सा गुण आवृत्ति पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ध्वनि का कौन सा गुण ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है? तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की अधिकतम सीमा क्या है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है? तो ये होता है 60 डेसिबल। क्या आवृत्ति एवं तारत्व समान है? नहीं, आवृत्ति एवं तारत्व समान नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि की सुनने योग्य अधिकतम तीव्रता की सीमा क्या होगी? तो ये अधिकतम तीव्रता की सीमा जो है 60 डेसिबल है। ठोस, द्रव एवं गैस में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस, ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है। स्वरित्र की आवृत्ति 512 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो ये हो सकता है स्वरित्र की आवृत्ति 512 है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि स्वरित्र 1 सेकंड में 512 बार कंपन करता है। ध्वनि के तीव्रता की प्रायोगिक इकाई लिखिए। तो ध्वनि की तीव्रता की प्रायोगिक इकाई डेसिबल है। ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ध्वनि एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा है। ध्वनि के गमन के माध्यम कौन कौन है? तो ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में गमन करती है। आवर्तकाल की इकाई क्या है? तो आवर्तकाल की इकाई सेकंड है। हर्ट्ज किस भौतिक राशि की इकाई है? तो आवृत्ति की इकाई होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कोई एक शर्त लिखिए। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तन सतह विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ छोटे प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस किया हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।